वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अरबिंदो की 150वीं यौम पैदाइश पर पुडुचेरी में मुनक़िद प्रोग्राम में की शिरकत। वज़ीर आज़म श्री अरबिंदो के एजाज़ में एक यादगारी सिक्का और डाक टिकट भी करेंगे जारी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में LAC पर जू की तू सूरत हाल को तब्दील करने की चीन की कोशिश पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में दिया बयान। कहा, भारतीय फौज ने बहादुरी से PLA को भारतीय सरजमीन पर कब्जा करने से रोका और उन्हें अपनी चौकियों में वापस जाने पर किया मजबूर। वज़ीर दिफा ने कहा, इस वाक़े में नहीं हुआ है कोई भी भारतीय फौजी शदीद जख्मी। भारतीय सतह पर चीन के साथ उठाया गया ये मामला तवांग में चीनी फौजियों को पसपा करने के मामले पर पार्लियामेंट में अपोजिशन का हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई मुतासिर। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वक्फा सवालात में अपोजिशन के हंगामा आराई पर की तनकीद। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मौसूल 1 करोड़ 35 लाख रुपए पर भी उठाए गए सवाल। भारत की सदारत में G20 के 2 अहम इजलास मुंबई और बेंगलुरु में जारी। मुंबई में तरक्याती वर्किंग ग्रुप से खिताब करते हुए G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, भारत की सदारत होगी जामे और अमल पर मबनी। फाइनेंस और सेंट्रल बैंक के नुमाइंदों की बेंगलुरु में मीटिंग जारी। पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की आज 21वीं बरसी। नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और लोकसभा के स्पीकर समेत तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले फर्जिंदों को पेश किया खिराज अक़ीदत। राज्यसभा के नायब चेयरमैन ने कहा, 13 दिसंबर 2001 को आज़ाद भारत की तारीख में सबसे खौफनाक दिन के तौर पर रखा जाएगा याद। कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर राजा पेट्रिया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर मुतनाज़ा तबसरा करने पर गिरफ्तार। पुलिस ने राजा पेट्रिया को मध्य प्रदेश के दमोह जिले में उनकी रिहाइशगाह से किया गिरफ्तार। पेट्रिया के खिलाफ पन्ना के पवाई पुलिस स्टेशन में पीर को FIR की गई थी दर्ज। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर अमरीका के 2 रोज़ा दौरे पर। न्यूयॉर्क में भारत की सदारत में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 2 आला सतही प्रोग्रामों की करेंगे सदारत। जयशंकर अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में महात्मा गांधी के मजलिस में की भी करेंगे नकाब कुशाई और साथ ही अमन दस्तों के खिलाफ जराइम की रोकथाम के लिए एक दोस्त ग्रुप भी करेंगे कायम। खेलों में फीफा वर्ल्ड कप में पहले सेमीफाइनल मैच में आज रात गए अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से। दोनों टीमें फाइनल में पहुंचने की करेंगी जीते कोशिश। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अरबिंदो की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम में शिरकत की। ये प्रोग्राम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पुडुचेरी के कम्मन कलाई संगम में मुनक़िद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोदी इस तक़रीब में श्री अरबिंदो के एजाज़ में एक यादगारी सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस मौके पर मुल्क भर से श्री अरबिंदो के पैरोकार शिरकत कर रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि श्री अरबिंदो 15 अगस्त 1872 को पैदा हुए थे। वो एक दूर अंदेश शख्स थे। उन्होंने भारत की आज़ादी की जद्दोजहद में गैर मामूली ताउन दिया था। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तवांग में भारतीय और चीनी फौजियों के दरमियान तसादुम पर आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बयान दिया। वज़ीर दिफा ने ऐवान को बताया कि इस वाक़े में कोई भारतीय फौजी हलाक नहीं हुआ है और ना ही कोई शदीद ज़ख्मी हुआ है। वज़ीर दिफा ने कहा कि चीनी फ़रीक से कहा गया है कि वह ऐसी कार्रवाई से बाज रहे और सरहद पर अमन बरकरार रखने में ताउन करे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। 9 दिसंबर 2022 को PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को
चोटें भी आई हैं। और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अटूट हिस्सा करार दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश कदीम ज़माने से ही भारत का अटूट हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एक सॉफ्ट पावर बनकर उभरा है। पीएम मोदी ने इस चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है। उन्होंने कहा कि हम सॉफ्ट पावर के हवाले से दुनिया में पहले ही नंबर पर हैं। आज अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर कोई कुछ कहेगा तो ये सीधा सीधा आता है कि ये तो प्राचीन काल से भारत के साथ जुड़े हुए हैं। जो हमारा सॉफ्ट पावर, हमारा कल्चरल, हमारा हेरिटेज का जो रिवाइवल हुआ है, इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि ये अद्भुत महसूस होने का चीज है कि 8 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से भारत देश अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं तो ये कह सकता हूं कि आज सॉफ्ट पावर के मामले में दुनिया में नंबर 1 के रूप में उभर के आया है। प्रधानमंत्री ही नहीं, हम भी किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में जाते हैं तो भारत से आया है ये बताने से ही लोग बहुत ही इज्जत भाव से हमको देखते हैं और बात करते हैं। भारतीय फौज के रिटायर्ड ब्रिगेडियर और दिफाई उमूर के माहिर हेमंत महाजन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में होने वाले तसादुम पर कहा कि भारत ने पहले गलवान में दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसी झड़पें देखी हैं, लेकिन इस वक्त चीन में कोविड की वजह से सूरत हाल संगीन है और चीन दुनिया की तवज्जो अपनी कोविड सूरत हाल से हटाने के लिए ऐसे इकदाम कर रहा है। This is for the first time a clash is taking place between Indian and Chinese soldiers after the Galwan. Chinese are trying to activate a point to ensure that the problem that they are facing at home, the attention of the people of China is taken away from there. What is the situation in China today is that every Chinese citizen wants that COVID lockdowns to be lifted up because it is causing tremendous amount of inconvenience to them. So they want to distract the people by pointing India as an enemy. कांग्रेस एमएलए न्योंग एरिंग ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय और चीनी फौजियों के दरमियान झड़प के लिए चीन की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज मुल्क के खिलाफ चीनी फौजियों की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देगी। जो घटना हुआ है तो ऐसा घटना है तो चीन चाहती है कि वो करें ताकि वो यहाँ घुसपैठी करें और यहाँ का हमारा अरुणाचल के ज़मीन को कब्जा करें, लेकिन हमारे यहाँ के लोग पूरा डट के खड़े हैं। सीमावर्ती इलाके में हम बैठते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो केंद्र सरकार है इस पे वो नज़र रखें और शांति यहाँ बनाए रखने के लिए पूरा कोशिश करें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में अपोजिशन के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर तनकीद की है। तवांग में भारत और चीन के फौजियों के दरमियान झड़प पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि जिस तरह हमारे फौजियों ने बहादुरी का मुजाहरा किया है और हमारी मादरे वतन की हिफाजत की है, मैं उसकी दिल की गहराइयों से तारीफ़ करता हूँ। उन्होंने कहा कि फ़ौज ने उन तमाम चीनी फ़ौजियों का पीछा किया जो किसी वक्त दाखिल हुए थे और हमारी सरज़मीन की हिफाजत की। अमित शाह ने कहा कि भारत की
एक एक इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में अपोजिशन के हंगामे पर तनकीद की। सहाफ़ियों से बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि अपोजिशन ने आज लोकसभा में वक्फे सवालात नहीं होने दिया। मैं इस हरकत की मजम्मत करता हूँ। आज लोकसभा में प्रश्नकाल को विपक्ष के द्वारा चलने नहीं दिया गया। समूचा विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के इस प्रयास की मैं घोर निंदा करता हूँ। अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। अमित शाह ने कांग्रेस को भी घेरा और कहा कि मैं पार्लियामेंट को जवाब देना चाहता हूं कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 और 2007 के मालियाती अरसे के दौरान चीनी सिफारतखाने से 1 करोड़ 35 लाख रुपए की ग्रांट मिली, जो FCRA के मुताबिक जायज़ नहीं है। इसलिए कानूनी तरीक़ाकार पर अमल करते हुए वज़ारत दाखिला ने इसका रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता ये सभी विषयों को जानती है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पार्लियामेंट हाउस पर दहशतगर्दाना हमले की आज 21वीं बरसी है। इस दौरान 9 सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। आज पार्लियामेंट हाउस में मुल्क के इन फर्जिंदों को खराज अकीदत पेश किया गया। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, वज़ीर दाखिला अमित शाह और कई मरकजी वज़रा और अरकान ने पार्लियामेंट ने हमले के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। 13 दिसंबर 2001 को आज के दिन पाकिस्तान से 5 दहशतगर्दों ने पार्लियामेंट हाउस पर हमला किया था। यह हमला पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान हुआ था। अब सभी गणमान्य जन और लोकसभा में भी पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। लोकसभा और राज्यसभा के अरकान ने 13 दिसंबर 2001 को दहशतगर्दाना हमले के 9 शहीदों की याद में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की। डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह ने राज्यसभा में उस दिन शहीद होने वाले लोगों को याद करते हुए कहा कि 13 दिसंबर 2001 को आज़ाद भारत की तारीख में सबसे खौफनाक दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। 21 साल कबल पार्लियामेंट पर दहशतगर्दों ने हमला किया था, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इसका दिफा किया और दहशतगर्दों की कोशिशों को नाकाम बना दिया।
December will always be remembered as the grimmest day in the history of independent India. 21 years ago, on this day in 2001, terrorists attacked this scared temple of our democracy, but intrepid security personnel displayed death-defying courage and valor to defend and protect the parliament and foil the audacious attempt of the terrorists to strike at the very soul of our nation. The attack took toll of 10 precious lives, 2 Parliament Security Service staff, 5 Delhi police personnel, a women's Central Reserve Police Force constable, a gardener of CPWD, and a camera person from ANI. Since then, on this day, we not only remember and express our deepest sympathies for lives lost and disrupted by this dastardly act. भारत की सदारत में G20 के 2 अहम इजलास आज से मुंबई और बेंगलुरु में जारी हैं। मुंबई में डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप के इजलास से खिताब करते हुए भारतीय शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत ने G20 की सदारत एक ऐसे वक्त में संभाली है जब दुनिया एक बुहरान से गुजर रही है, लेकिन इसकी मुद्दतकार जामे और अमल पर मबनी होगी। At a point of time when the world is in the midst of a turmoil, our belief is that every crisis is also a huge opportunity. And there cannot be a better opportunity than what the Prime Minister Modi has said, that India's G20 leadership will be decisive, will be inclusive, will be action-oriented. मालियात और मरकजी बैंक के नुमाइंदों की बेंगलुरु में मीटिंग हो रही है। 3 रोज़ा इजलास में भारत की G20 सदारत के तहत माली मामलात पर तवज्जो दी जाएगी। इसके तहत 21वीं सदी के आलमी चैलेंजों से निपटने, मुस्तकबिल के लिए शहरों को माली मदद फराहम करने, आलमी कर्जों के मसाइल के इंतजाम, मालियाती शमूलियत और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के फ़वाइद की दस्तयाबी और आबो-हवा से मुतालिक सरगर्मियों का तयन करना शामिल है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से अमरीका के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर न्यूयॉर्क में भारत की सदारत में जारी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 2 आला सतही प्रोग्रामों की सदारत करेंगे। इस दौरान एस जयशंकर अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में महात्मा गांधी के मजस्मे की नक़ाब कुशाई भी करेंगे। ये मजस्मा भारत की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा को तोहफ़ा होगा। वज़ीर ख़ारजा अमन फ़ौजियों के ख़िलाफ़ जराइम की रोकथाम पर एक दोस्ती ग्रुप भी शुरू करेंगे। पीर को असम के हिलाकांडी ज़िले में 2 तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले 1179 बड़ो अस्करियत पसंदों ने हुकूमत के ज़रिए मुतालबात पूरा करने की यकीन दहानी के बाद हथियार डाल दिए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक लिबरेशन फ्रंट ऑफ बारक वैली UDLF-BV और ब्रू रेवोल्यूशनरी आर्मी ऑफ यूनियन ब्रो से ताल्लुक़ रखने वाले अस्करियत पसंदों ने 350 हथियारों को भी हवाले कर दिया, जिनमें 18 AK सीरीज़ की राइफलें, 16 M राइफलें और 400 से ज़्यादा कारतूस शामिल हैं। दोनों तंजीमें ज़्यादातर आसाम मिज़ोरम सरहद से मुत्तसिल इलाकों में सरगर्म थीं। हथियार डालने वालों में राजेश चर्की की क़यादत में ब्रू की 634 अरकान और धनिया राम रैंग की क़यादत में UDLF-BV के 545 अरकान शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में मुतनाज़ा तबसरा करने वाले कांग्रेस लीडर और साबिक़ वज़ीर राजा पेट्रिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजा पेट्रिया को दमोह ज़िले में उनकी रहायशगाह से गिरफ्तार किया गया। पीर को पन्ना के पवई पुलिस स्टेशन में पेट्रिया के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। काबिल ज़िक्र है कि राजा पेट्रिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ मुतनाज़ा तबसरा किया है। कांग्रेस लीडर राजा पेट्रिया की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश के वजीर विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस लीडर ने काबिल इतराज़ बयान दिया है। ये काबिल माफ़ी जुर्म नहीं है बल्कि कानूनी जुर्म है। ये सिर्फ बीजेपी के खिलाफ किसी सियासी कारकुन का बयान नहीं है बल्कि वजीर आज़म की सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है और ये मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक महदूद नहीं रहना चाहिए, इसकी आला सतह पर जाँच होनी चाहिए। ये हत्या की साजिश है और वो प्रधानमंत्री जो हाई सिक्योरिटी रहते हैं, देश के कोई भी प्रधानमंत्री हो, केवल नरेंद्र मोदी जी ही नहीं, कोई भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, उसकी सुरक्षा, उसकी जान की रक्षा करना ये हमारा दायित्व है। और यदि देश का कोई नागरिक उनकी हत्या की साजिश रचता है तो ये एक संगीन अपराध है, तो निश्चित रूप से धारा बढ़नी चाहिए। केवल FIR या गिरफ्तारी तक नहीं, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी लीडर राजा पटरिया को वजीर आजम मोदी के लिए काबिल एतराज़ और तौहीन आमीज़ अल्फाज इस्तेमाल करने पर वजह बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें 3 दिन में जवाब देने को कहा गया है। उन्हें पार्टी से क्यों ना निकाला जाए। एनटीजीआई के सरबराह डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने मुल्क में तैयार की गई दवा से सर्वाइकल कैंसर का इलाज करने की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि एचपीवी वैक्सीन से सर्वाइकल कैंसर का इलाज किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि भारत जल्द ही कौमी प्रोग्राम में 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए एचपीवी वैक्सीन फराहम करने में कामयाब हो जाएगा। Once we hope that India will be able to roll out the HPV vaccine in the national program for our girls 9 to 14 years. Now, vaccination is one important aspect of prevention of this cervical cancer in women. और बैन-अल-अक़वामी खबरों में चीन सख्त कोविड पॉलिसी के तहत रिहायशियों की नकलो हरकत पर नजर रखने की लाजिमत को खत्म करेगा। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नाफिज की गई चीन की इन सख्त पॉलिसियों की बड़े पैमाने पर मुखालफत की गई। पीर को निसफ शब से स्मार्टफोन ऐप ने काम करना बंद कर दिया है, जिसका मतलब है कि रिहायशियों की नकलो हरकत पर मजीद नजर नहीं रखी जाएगी। इसके अलावा इस बात का इम्कान भी कम है कि अगर रिहायशी ऐसे इलाकों का सफर करते हैं जहाँ वबा के ज्यादा वाक़यात हैं तो वो खुद को अलग थलग करने पर मजबूर होंगे। इससे कबल हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया था कि वो ज्यादातर सख्त इक़दाम को खत्म कर रही है। गुज़िश्ता माह बीजिंग और कई दूसरे शहरों में पाबंदियों के खिलाफ मुजाहिरों में इजाफा हुआ। मुजाहिरीन ने चीनी सदर शी जिनपिंग और हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी के इस्तीफे का मुतालबा किया था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने G7 ममालिक पर जोर दिया है कि वो दिफाई साजो सामान फराहम करें। ज़ेलेंस्की ने जर्मनी की जानिब से मुनक़िदा एक वर्चुअल मीटिंग में कहा कि G7 ममालिक को यूक्रेन की हिफाजत के लिए जदीद टैंक और तवील फासले तक मार करने वाले हथियार फराहम करने चाहिए। ज़ेलेंस्की ने रूस के पुरतशद्दुद इक़दाम के सिफारती हल पर जोर दिया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस को क्रिसमस तक अपनी फौजें वापस बुला लेनी चाहिए। यूक्रेन के वज़ीर आज़म डेनिस शिमहाल ने फ्रांस दौरे के दौरान अपने फ्रांसीसी हम मनसब एलिज़ाबेथ बॉर्न से पेरिस में मुलाकात की। यूक्रेन के लिए एक आला सतही इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस से कबल दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात की है। यूक्रेन के वज़ीर आज़म फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात करेंगे। वो पेरिस में फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़जाना से भी बातचीत करेंगे। और सर्बिया के शहरियों ने कोसोवो में मुकीम सर्बियाई अफराद की हिमायत में मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने नारे लगाए कि कोसोवो सर्बिया का अटूट हिस्सा है और रहेगा। कोसोवो ने 2008 में सर्बिया से आज़ादी का ऐलान किया था, लेकिन सर्बिया कोसोवो की आज़ादी को तस्लीम नहीं करता है। इसके साथ ही वह हुकूमत और इदारों को भी तस्लीम नहीं करता है। सर्बिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि कोसोवो में सर्बिया के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। 1988 में लंदन से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट पैन M103 में धमाका करने वाले दहशतगर्द को अमेरिका ने हिरासत में ले लिया है। 34 साल कबल स्कॉटलैंड के शहर लाक्रिबी में होने वाले इस दहशतगर्दाना हमले में 270 अफराद हलाक हुए थे। इसके साथ ही मलबा गिरने से 11 दीगर अफराद की भी मौत हुई थी। स्कॉटलैंड और अमरीकी हुक्काम ने बताया कि मुलजिम का नाम अबू अजीला मसूद खैरुल मरीमी है, जो लीबिया का रिहायशी है। दस्तावेजात से मसूद को बम बनाने का माहिर बताया गया है, जिसने 1970 में लीबिया में एक ऑर्गेनाइजेशन में शमूलियत इख्तियार की थी और लीबिया से बाहर कई दहशतगर्दाना सरगर्मियों में हिस्सा भी लिया था। और आइए अब रुख करते हैं खेल की खबरों का। फीफा वर्ल्ड कप अब अपने आखिरी मरहले के करीब पहुंच गया है। आज देर रात रसेल स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल में पिछली बार की रनर अप क्रोएशिया का मुकाबला 2 बार की फातेह अर्जेंटीना से होगा। ये मुमकिन तौर पर अर्जेंटीना के लेजेंडरी खिलाड़ी लियोनेल मेसी और क्रोएशिया के लूका मॉड्रिच का आखिरी वर्ल्ड कप है और दोनों ही इस मैच को जीतकर टाइटल मैच में अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश करेंगे। खास बात यह है कि अर्जेंटीना को 2014 के फाइनल में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था, जबकि क्रोएशिया को 2018 के फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अर्जेंटीना ने गुज़िश्ता साल कोपा अमेरिका का टाइटल जीता था। दूसरी तरफ क्रोएशिया अपनी 4 साल पहले की कारकर्दगी को बगैर किसी शोर व कुल के दोहराने के रास्ते पर है, जब वो सबको हैरान करते हुए फाइनल में पहुंच गई थी। उसने ग्रुप मरहले में अर्जेंटीना को ही शिकस्त दी थी। मेसी फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अब तक 4 गोल कर चुके हैं और मौजूदा वर्ल्ड कप के टॉप स्कोर फ्रांस के कायलिन से 1 गोल पीछे है। दूसरी जानिब मॉड्रिच ने रवा वर्ल्ड कप में भले कोई गोल ना किया हो, लेकिन वो क्रोएशिया की टीम के लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित हुए हैं।
बात करते हैं हॉकी की। भारत FIH नेशंस कप खवातीन हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के करीब पहुंच गया है। स्पेन में खेले जा रहे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने पूल बी के अपने दूसरे मैच में एशियन चैंपियन जापान को 2-1 से शिकस्त दी। भारत की जानिब से सलीमा टेटे और ब्यूटी डंगडंग ने गोल किए। इससे कबल भारत ने अपने पहले मैच में चिली को 3-1 से शिकस्त दी थी। भारतीय टीम आखिरी लीग मैच में जनूबी अफ्रीका से टकराएगी। भारत पूल बी में सरफहरिस्त है। स्पेन 6 पॉइंट्स के साथ आखिरी 4 के लिए क्वालिफाई करने के लिए पूल ए में सरफहरिस्त है। टूर्नामेंट की जीतने वाली टीम FIH प्रो लीग 2023-24 सीजन के लिए क्वालिफाई करेगी। मारूफ अदाकारा स्मिता पाटिल की दुनिया से गए कई बरस बीत गए हैं, लेकिन वो अपनी शानदार अदाकारी से आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। उन्होंने अपनी अदाकारी से बड़े पर्दे पर अनमिट नुक्श छोड़े हैं। आज स्मिता पाटिल की बरसी है। जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं उन पर फिल्माए गए कुछ शानदार नगमों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। ना खुदा का ना